आदमपुर का उपचुनाव अंतिम प्रचार प्रसार पे चल रहा है। यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, आज आदमपुर का चुनाव कहाँ खड़ा है, हमारे साथ एक विशेष टीम मौजूद है जो आदमपुर के उपचुनाव पर बारीकी से नज़र रख रही है। कमल वधावन है भारत 9 से, अनिल आर्या जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और सर्वे भी इन्होंने बारीकी से कई बार कर चुके हैं आदमपुर पर और लगातार आज भी ये सर्वे जारी है। आहूजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आहूजा जी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है। कमल जी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी सबसे पहले आपसे, क्योंकि आप हर रोज़ सर्वे कर रहे हो और उस सर्वे को बहुत बखूबी एक धार देने का काम करें कि आज कहाँ पहुँचा। 2 वोट भी अगर घटते हैं तो आपकी घंटी बज जाती है। चुनाव जो है बिल्कुल अंतिम चरण में है और लोग जो है वो अब मन बना चुके हैं। खासकर गांव के जो लोग हैं वो सारे के सारे सेट हो चुके हैं। आदमपुर मंडी में थोड़ा सा इलेक्शन बचा हुआ है, थोड़ा सा इलेक्शन बीड़ हिसार में बचा हुआ है। तो सभी जो पॉलिटिकल पार्टियों की नज़र है, सरकार की भी नज़र है, वो इन्हीं 2 जगह पर है। और कांग्रेस का भी जो पूरा फोकस था, अगर कल शाम को आप दीपेंद्र हुड्डा जी का जो लास्ट प्रोग्राम था वो लाइन पार का जो एरिया है उसमें था और बड़ा शानदार प्रोग्राम हुआ है। पूरी ताकत जो है पार्टियों ने झोंक रखी है। अगर जहाँ स्टैंड कहाँ करते हैं, बड़ा एक कड़ा मुकाबला है और मैं एज देता हूँ कांग्रेस को। जयप्रकाश जो है वो भव्य बिश्नोई के मुकाबले में बढ़त बनाए हुए हैं और उसके कई रीज़न भी हैं। बड़ा व्यवस्थित चुनाव इन्होंने लड़ा है। भव्य और जो बीजेपी का चुनाव है वो व्यवस्थित नहीं हो पाया आपस में। मुख्यमंत्री भी नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर मंत्री जितने भी आए थे, पूर्व मंत्री जितने भी आए थे, बहुत सारे ऐसे थे जो पिछली सरकार में मंत्री थे और वो चुनाव हार गए थे, उनसे भी कोई जवाब नहीं दिया बन पड़ रहा था। यहाँ पत्रकारों का झूठ बोल रहे थे। बड़ौदा उपचुनाव में वायदा किया था जनता बटाना को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कहते बना दिया हमने, जबकि वो आज भी कोई उसमें कोई ऐसा ही नहीं बात। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दवा किया, मैं भी वहीं से हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा काम यहाँ किया नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं किए, कोई नौकरी नहीं दी है, स्कूल बंद किए गए हैं, यहाँ पे गाँव में पीने के पानी तक की समस्या है। और एग्रीकल्चरिस्ट के लिए 2019, 20, 21 का मुआवजा तक नहीं दिया है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। किसान आंदोलन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। सभी जातियों के पास यहाँ ज़मीन है। मेरा कहना है कि सभी यहाँ जातियों के लोग एग्रीकल्चरिस्ट खेतीहर हैं और सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। हालांकि जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है तब से तो नहरों में पानी दिख रहा है, लेकिन ये बताते थे कि यहाँ महीने में करीब 5 दिन पानी आता था और 1 एकड़ ज़मीन पर, ज़मीनें यहाँ बहुत ज़्यादा हैं लोगों के पास, 10-10, 20-20 एकड़ के ज़मींदार यहाँ आपको सामान्यतः मिल जाते हैं। 12 मिनट आती है नहर के पानी की, 1 महीने में 1 एकड़ के लिए 12 मिनट। तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं। सवाल बहुत सारे हैं। एक सवाल पहले कमल जी से लेते हैं। आप आज का आदमपुर चुनाव कहाँ देखते हैं पत्रकारिता की नज़र से? देखिए, जो चुनाव था जब शुरू हुआ था, जब नॉमिनेशन हुए थे, चुनाव की जो दिशा और दशा थी वो बिल्कुल अलग थी। आज जिस प्रकार से चुनाव है, बड़ा फाइटिंग जोन में है। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ जो है बीजेपी और कांग्रेस का आमने सामने का कड़ा मुकाबला है। हालांकि इससे पूर्व में यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुलदीप बिश्नोई परिवार का उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तो आज जो ग्राउंड पर यही लगता है कि जो फाइट है वो ज़्यादा हो चुकी है और मुद्दे तो है ही हैं यहाँ के, आपको पता ही है। और मुद्दों को थोड़ा सा यहाँ से हटा दिया गया है इस चुनाव में, क्योंकि हम लोग बड़े गांव-गांव गए। हर गांव के अपने अपने मुद्दे हैं। बालसमंद एरिया के 19 गांव किसान प्रभावित हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। स्कूल का मुद्दा था, स्कूल बंद करवाने को लेकर बहुत से बच्चे, टीचर, अभिभावक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत से मुद्दे हैं। सड़कों की व्यवस्था नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव से सरकार ने वो मुद्दों को हटाकर कहीं ना कहीं इस चुनाव को जातिवाद में परिवर्तन करने का प्रयास किया और यही चीज़ें इस चुनाव में लगी। और यही कारण रहा कि लोग इस बार, मुझे लगता है कि बहुत से जागरूक हैं। जिस प्रकार पहले यहाँ एक सिनेरियो बना हुआ था कि भजनलाल परिवार का ही जो एक सिस्टम चलता आ रहा था, मुझे लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं आज बदलाव भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ग्राउंड पे जाते हैं, गाँव के लोग, जो लोग नहीं बोलते ना, वो लोग मान लीजिए कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से नाराज हैं। तो इसका कारण सीधा हम सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी है इस परिवार के लिए, भजनलाल परिवार पे, वो वहाँ दिखाई दी। हालांकि इनकी ओर से तो हमेशा यही कहा गया है कि हमारा घर है, हमारे लोग हैं। मिला के बात ये नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा। वधावन जी ने एक बात कही कि काफ़ी चेंजेज आया है। हम यहाँ जुलाई में आए थे और उस टाइम जो एग्रीकल्चरिस्ट बिश्नोई कम्युनिटी के लोग थे, काफ़ी सारे लोग ये थे कि हम बीजेपी को चिमटी से भी नहीं छुएंगे। लेकिन अब जो है, जब से भव्य को टिकट मिली है, काफ़ी सारा जो वोट बैंक है वो उनके साथ गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने बीजेपी को नहीं देखना है, हम इस पे देंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुत सारा बिश्नोई
वोट भी वो कांग्रेस को ड्यू टू किसान आंदोलन वो जाएगा, बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा। वो वोट देना चाहते हैं भव्य को क्योंकि पारिवारिक मामला है, लेकिन जाति का मामला है, लेकिन वो किसान आंदोलन के कारण नाराज हैं। बहुत बड़ी बात है। आहूजा जी से भी एक बारी ले लेते रिमार्क, आज कहाँ खड़ा है आदमपुर का चुनाव? और जैसे 20 तारीख तक का जो चुनाव था वो अलग था, और आज की डेट में मैं ये कहूँगा कि बिश्नोई परिवार के लिए ये चुनाव पिछले 54 साल का सबसे मुश्किल चुनाव होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुलदीप के कुछ अपने ही जो खासम खास पिछले चुनाव में उनकी ताकत रहे हैं वो उनको छोड़ गए हैं, और उनका छोड़ना उनके बड़ा नुकसान है। उनका वोट बैंक भी कहीं ना कहीं टूट चुका है। जो बिश्नोई बोले गांव है वहाँ भी कांग्रेस को बड़ा समर्थन मिल रहा है। जो सबसे बड़ी जो सेटबैक है उसके कुलदीप बिश्नोई के लिए, और कुलदीप बिश्नोई ये चुनाव हारता हुआ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। देखिए, जिस तरह से एक कहा जा रहा था कि 30,000 की लीड है, 20,000 की लीड है, बहुत बड़ा गैप है, एक तरफा चुनाव है। आज जो है अगर पत्रकारिता के हिसाब से देखें, एक नज़रिया देखें, आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिश्नोई परिवार के अगेंस्ट जा रही है? उनका विदेशों में रहना, पब्लिक के बीच में ना रहना, 7 बजे के बाद फ़ोन ना उठाना, समस्याओं पे ध्यान नहीं देना, लोग मिलने जाते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा देना। और दूसरी बात, एक जिस तरह से आप कह रहे हो यहाँ पे जो है वो या तो भजनलाल के समर्थक हैं या भजनलाल के विरोधी हैं। ऐसे सिनेरियो में क्या कितने मजबूत आपको कुलदीप बिश्नोई दिखाई देते हैं? देखिए, लगातार 60-70 साल से ये लोग जीत रहे हैं यहाँ पे, और इस जीत ने इनको एक सामान्य बना दिया है। अगर 1-2 बार बीच में हार हो गई होती तो ये जनता का ख्याल रखते। अब इन्हें लगता है कि हमें हराने वाला कोई है नहीं है। और मैं मानता हूँ कि चौधरी भजनलाल ने यहाँ पे इस तरह से मैनेजमेंट की है, किसी आदमी को उभरने ही नहीं दिया। कोई आदमी यहाँ ऐसा नहीं है कि मजबूत आदमी यहाँ ऐसा नहीं है 5-7-10 आदमी जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ सके। तो एक मेरा मानना ये है कि अब जो है जागरूकता आई है, खासकर किसान आंदोलन के बाद में बड़ा फ़र्क ये पड़ा है कि किसान के जो युवा हैं उनमें सोचने समझने की क्षमता आ गई कि हमें किस तरह से लूटा जा रहा है, क्यों लूटा जा रहा है, एमएसपी क्या होती है पता ही नहीं था किसी को, बोनस क्या होता है। अब अगर गाँव के किसी भी बच्चे से आप पूछ के देखो, जो खासकर युवा है वो इस बारे में बात करेगा आपको। तो मेरा मानना ये है कि बिल्कुल इनके लिए इनकी अनुपलब्धता जो थी या संवादहीनता जो रही थी, या एक परिवार का 5 लोगों तक सीमित हो जाना, भाई आप मेरा खुद की पत्नी मेरा बेटा मेरी बेटी तक सीमित रहने वाली जो राजनीति थी उसका अब अंत होने वाला है। और ये ऐसे जनप्रतिनिधि को लोग पसंद नहीं करते जो विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाता। लोकसभा की जो इनकी सांसद की स्वैच्छिक कोटे ग्रांट आती है वो भी लैप्स हो जाती है, वो यहाँ खर्च नहीं होती है। जबकि जवाहरनगर में कल हम थे, जवाहरनगर के लोगों ने बताया कि हम कई बार मिले सीवरेज की समस्या को लेकर, वाटर सप्लाई की समस्या को लेकर। स्वैच्छिक निधि के बहुत सारे पैसे डिपॉजिट थे, कभी इन्होंने पीएस भी इनसे बात नहीं करते, इनसे तो बात करना बहुत दूर की बात है। कुलदीप जी के पीए से भी बात करना बड़ी मुश्किल बात है। तो जेपी जो है वो उपलब्ध रहते हैं हमेशा, अगर आप फ़ोन मिलाओगे चाहे रात को 11 बजे मिलाओगे फ़ोन उठाते हैं। इसी तरह दीपेंद्र और भूपेंद्र जी हुड्डा की भी यही बात है कि वो उपलब्ध रहते हैं लोगों के बीच में, जबकि इनका जो है वो राजशाही रजवाड़ा टाइप्स वो है, राजनीति है। और 1-2 बार में मेरा मानना ये है कि राजनीति में हार बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल आदमी का जो है दिमाग सेट रहता है। कोहली गांव में हम लोग मौजूद थे, वहाँ कुछ युवाओं से बात कर रहे थे, तो युवाओं से बात कर रहे थे तो कहा कि सुविधाओं की बहुत कमी है। तो हमने पूछा कि इतने साल से आप 1968 के बाद जब से हरियाणा बना है, भजनलाल परिवार लगातार सत्ता में आपने बनाए रखा है, तो आज तक विकास क्यों नहीं हुआ? कह रहे जी ये बात ना हमारे बुड्ढों को भी हम समझाएंगे कि कहीं ना कहीं जो है आप हमेशा गलती करते आ रहे हो। आज जो विकास है भजनलाल के पोते का नहीं, हम अपने पोते का चाहते हैं। ये प्रचार की बात होती है कि एक प्रचार कर दिया गया कि भजनलाल जी ने, अगर हम इस बात को जो प्रचलित बात प्रचलन में जो बात आ जाती है उसका वरुण भाई बहुत ज़्यादा विरोध भी नहीं किया जा सकता। अगर आज हम चौधरी भजनलाल जी के बारे में कोई बात कहें तो वो लोगों को डाइजेस्ट भी नहीं होंगी, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने बहुत छोटी नौकरियां यहाँ पर दी हैं। कोई भी आदमी को बहुत ज़्यादा बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पर मौजूद नहीं है, इस इलाके में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। और जो है बड़ी सीएम सिटी होने के बावजूद आप कह रहे हो कि ये चीज़ें नहीं है। कुलदीप जी एक दावा कर रहे हैं कि जो मेरा बेटा है वो वर्ल्ड की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, भव्य जो आपका, और भव्य का लाभ हमें मिलेगा। आप गरीब बच्चों के तो स्कूल बंद कर रहे हैं और अपने बेटे का आप ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो इनका जो इलेक्शन डिजाइन है वो गरीब आदमियों के पक्ष का नहीं है। गरीब आदमी इस बात को सोच रहा है कि मेरा बेटा तो, मेरे बेटे के लिए जो स्कूल है, मेरे बच्चों के लिए जो स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं, और खुद का बेटा वर्ल्ड की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है। अच्छा, कुछ स्टैटिक्स बात करते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से बात आ रही है, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से एक बात आ रही है कि 1 लाख वोट हम लेंगे।
आज तक तो पॉसिबल नहीं हुआ। कभी भी चौधरी भजनलाल थे जब भी 1,32,000 से लेके 1,35,000 तक वोट पोल होंगी यहाँ पे, तो उसमें से इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है 50,000 का आंकड़ा भी अगर छू पाएँ तो बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। तो आपको क्या लगता है किसके पास कितनी वोट आज खड़ी हैं? देखिए, कुलदीप जी ने 2 बड़े गलत राजनीतिक फैसले रहे हैं इनके। एक तो लगातार सत्ता से दूर रहे हैं, खुद दूर रहे हैं। मतलब कई लोग इनके बारे में यही कहते हैं 2005 में बहुत अच्छा मौका था, 2009 में भी मौका था, 2014 में इनको खुद मौका गंवाया है इन्होंने। और जिनको गालियां बकी हैं जोर लगा लगा के, जिन्होंने इनको गालियां बकी हैं, आज मुख्यमंत्री जी इनके बारे में अपील करेंगे। क्यों नहीं आ रहे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे? 1.5 साल पहले इन्हीं को यहाँ सपूत का उल्टा कह के गए हैं कि सपूत का उल्टा क्या होता है। झूठ बोल रहे थे मुख्यमंत्री यहाँ के कि 2014 के चुनाव में हम यहाँ पे भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जबकि 2011 में उनकी डेथ हो गई थी। तो कुलदीप का जो पॉलिटिकल डिसीजन है वो ठीक नहीं रहे हैं, और इसी कारण ये डे बाय डे सत्ता से दूर रहे हैं। बड़ी बात ये रही है। इसी जब ये कांग्रेस में होते हैं, जब तो ये उम्मीद करते हैं मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, लेकिन जब बीजेपी में जाते हैं तो मेरी कोई लालसा है नहीं। और सबसे बड़ी बात यही है कि हर बार इन्होंने चुनाव जो लड़े हैं वो मुख्यमंत्री पद के लिए लड़े हैं, लेकिन पहली बार ऐसा चुनाव होगा जब ये एमएलए के लिए चुनाव लड़ने लग रहे हैं। और चुनाव बहुत आसान नहीं है। ये 2 कम्युनिटीज़ को दुश्मन बना रखा है, जो बड़ी संख्या में जो बड़ी है। खुद की कम्युनिटी में भी जो जिनके पॉलिटिकल डिजायर हैं, जिनका इन्होंने नुकसान किया हुआ है, जिनका इन्होंने बहुत ज़्यादा लाभ नहीं किया हुआ है, वो लोग भी अब मुखर हो गए हैं। खासकर युवाओं के लिए। युवा आज का एजुकेशन चाहता है, नौकरी चाहता है, नौकरियां नहीं दी गई हैं, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। तो आज के दिन युवाओं से टैकल करना, किसानों से टैकल करना, जाट कम्युनिटी से टैकल करना, शेड्यूल कास्ट से टैकल करना इनके लिए आसान नहीं है। 1 लाख वोट का 50,000 ले जाएंगे, बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज़ है, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से हमारे इलाके में था, मलिक गोत्र को काफ़ी बड़ा माना जाता है, और बड़ौदा विधानसभा का क्षेत्र जिस तरह से था, तो ये अमूमन पहले के पॉलिटिशियंस की धारणा होती थी कि हम मलिक गोत्र में वोट टिकट दें ताकि हम चुनाव ईजिली निकाल पाएंगे। लेकिन ये धारणा जो है वो धीरे धीरे गलत साबित हो गई है। इसी तरह से यहाँ पे ये जो क्षेत्र बिश्नोई बाहुल्य है, मतलब आज भी क्या ये धारणा यहाँ पे बची है कि बिश्नोई आ गया तो बिश्नोई सारे मिलकर जितवा देंगे? देखो, बिश्नोइयों के लिए हरियाणा में 1-2 सीट ही बनती थी। इसमें जो भजनलाल जी जीतते थे, कोई ज़्यादा प्रभाव और नहीं है। एक साथ में फतेहाबाद में, थोड़े बहुत नलवा में है, और एलनाबाद में भी थोड़ी सी संख्या में है। कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है नहीं। चौधरी भजनलाल जी का अपना प्रभाव था। वो 87 से पहले जाट की पॉलिटिक्स करते आए, तो उसके बाद में नॉन जाट की पॉलिटिक्स की है। लेकिन बाहुल्य जो है वो जाट है यहाँ पे। 3rd नंबर पे शेड्यूल कास्ट है यहाँ पे, लेकिन 2nd नंबर की कम्युनिटी है बिश्नोई। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी यहाँ बिश्नोइयों की है, क्योंकि यहाँ इनकी थाना, कोर्ट, कचहरी और कुलदीप जी के कारण यहाँ इनका प्रभाव ज़्यादा रहा है। संपर्क इनकी अपनी जाति में ज़्यादा रहने के कारण एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट बिश्नोई है। कोई जाटों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ठंडे जाट हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी कम्युनिटीज़ थी हज के दौरान, उनको नाराज़ करने का काम किया है। चौधरी भजनलाल जी ने जो है उसका विरोध, पार्टीशन किया था शेड्यूल कास्ट का, 2 डिवाइडेशन किए थे। पहले उन्होंने जो विरोध किया था 2005 में भी अध्यक्ष बनने का विरोध किया था एक अनुसूचित का। जब से उदय भान जी बने हैं तब इन्होंने इस्तीफा दिया इस बात से कि मुझे बनाया जाना चाहिए था। तो शेड्यूल कास्ट वोट नहीं करेंगे, जाट वोट बहुत ड्यू टू एग्रीकल्चरिस्ट, ड्यू टू एंटी जाट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। वोट कहाँ से आएंगे? 50,000 कहाँ है वोट? क्या लगता है कमल सर? देखिए, जो जातीय एक सिस्टम है हरियाणा की राजनीति में करें तो हमेशा ही वो चलता रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं डे 1 से यहाँ से देख रहा हूँ कि यहाँ कोई जातीय सिस्टम है। ठीक है, अब कम्युनिटी बनी हुई है तो उनकी अपनी वोट्स भी हैं। करीब 51-52 हज़ार प्लस जाट समुदाय के यहाँ लोग हैं। 25-28 के बीच में मेरे हिसाब से बिश्नोई है। ऐसे ही मान लो जो SC वोट है वो भी महल 36 से 37 हज़ार के आसपास है, और अगर BC वोट करें तो वो भी 40 प्लस ही हैं यहाँ पे। तो मान लो कहने का मतलब ये एक आंकड़ा है ना, एक समुदाय के कितने लोग हैं, एक आंकड़ा है। लेकिन यहाँ इस चुनाव में कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि ये बिश्नोई है तो जरूरी बिश्नोई को ही वोट देगा, या ये जाट कम्युनिटी से कोई उम्मीदवार बड़ी बात है कमल सर, यहाँ पे जो हम घूम रहे थे ना, लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या है, उन्हें ना अपनी सुविधाएं चाहिए ना कुछ चाहिए। वो अजीब सा चुनाव है, हम मुद्दों की लड़ाई दिखाई नहीं दे रही। नहीं, मुद्दे तो गायब कर दिए गए ना। देखो, हम लोग सामाजिक लोग हैं। फिर ये कह सकते हैं कि भजनलाल परिवार ने ओरा इतना बढ़ा दिया अपना कि मुद्दों को दबा दिया, सिर्फ वो घराना। लोगों में डर भी है, क्योंकि एक लंबे अरसे से ये परिवार यहाँ की राजनीतिक जो है पृष्ठभूमि पर रहा है, तो एक ओरा बन जाता है ना, तो कहीं ना कहीं प्रभावित है। यही तो कारण है। हम लोग आदमपुर में थे, कल थे, वहाँ के लोग बोलने को तैयार नहीं है। क्या होगा जी, क्या रिजल्ट हो सकता है, एक चर्चा रहती है, कदम हमें नहीं पता जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे यही है, या तो डर है
ठीक है, एक परिवार का डर है, या फिर वो लोग वेट एंड वॉच है, लास्ट में माहौल क्या बनेगा उस हिसाब से वो लोग वोट करेंगे। दो ही चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ मुद्दे गायब कर दिए गए थे। मुद्दे बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है। एक परिवार, सीएम लेवल का परिवार अगर उस विधानसभा से नेतृत्व करता है तो वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। हालांकि आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही भव्य बिश्नोई अपनी फेसबुक वॉल पर एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं और उसमें लास्ट क्लोज में लिखते हैं कि हम यहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। अरे यार, हैरानी होती है भी, आप लोग इतने लंबे अरसे से बेशक विपक्ष में रहे हों या सत्ता मिली या मिलनी चाहती थी लेकिन ये उन्होंने नहीं ली, छोड़ दो, वो मैटर नहीं करता। क्या विपक्ष के विधायक काम नहीं करवाते? हरियाणा में बहुत सी ऐसी कंस्टिट्यूंसी हैं, पूरी 90 के 90 विधानसभा में सरकार के बंदे थोड़ी थे, विपक्ष के बंदे भी आते हैं, तो वो लोग भी तो काम करवाते हैं, रिक्वेस्ट करके काम लेते हैं सीएम से और सारी चीज़ें रहती हैं। हालांकि इससे पहले भी आप सब लोगों को पता है कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस के आप किसी भी हल्के में चले जाओ, बेसिक काम तो वहाँ होते ही है ना। बेशक बड़े चीज़ें नहीं बन पाई, बड़े इशू जो हैं, एक कहते हैं कि बड़ी इंडस्ट्री नहीं है ना, लेकिन जो मूलभूत है, गलियाँ नालियाँ, कुछ समुदाय भवन, कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल, स्कूल की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कमल सर। यहाँ पे एक और चीज़ अनिल सर निकल के आ रही है सामने। 100 गज के प्लॉट्स दिए हुड्डा साहब ने, या जिस तरह से कांग्रेस की सरकार के दौरान, वो भी मुद्दा यहाँ पे कई जगह मेरे को देखने को मिला। बोले हमारा किया ही क्या है, कोठी बनाई, अपनी बनाई, दिल्ली बनाई, गुड़गांव बनाई, हिसार में बनाई, आदमपुर में बनाई, अपना ही विकास किया है। कहीं हमारा तो देखा ही नहीं, मिले ही नहीं। जिसके कपड़े मैले हैं वो कह रहे थे उसको तो दूरी बिठा देते हैं। मैं पहले कमल वदावन जी की बात को कंप्लीट कर दूं। ये जब कांग्रेस में थे 2019 में लोकसभा के प्रत्याशी थे, तब भी इन्होंने कांग्रेस से अलग अपना खुद का मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हिसार को हम राजधानी बनाएंगे। हालांकि बिना पार्टी के, बिना सरकार के या बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी के ये पॉसिबल नहीं है। अब बीजेपी में है तो फिर भी बीजेपी से अलग अपना खुद का मैनिफेस्टो जारी किया है। ये बताता है कि इनका अलग चलते हैं, यही कितना कोऑर्डिनेशन इनका और बीजेपी का बीच का है। रही बात बहुत ज़्यादा जो कुलदीप जी की पॉलिटिक्स रही है, या कुलदीप जी का जो एरा है या व्यक्तित्व है, उसमें वो पॉलिटिशियन कम और वो एक व्यापारिक आदमी ज़्यादा नज़र आते हैं। इनका जो ज़्यादा फोकस रहता है वो व्यापार पे रहता है, राजनीति के लिए कम समय निकालते हैं, इसीलिए लोगों से दूर होते चले गए हैं। बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनमें बहुत सारे लोगों का प्रभाव है। तो शाम में चौधरी बंसी लाल का प्रभाव है, गढ़ी सापला के लोहिम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव है, मतलब अपने अपने एरियाज हैं सबके। लेकिन अभय चौटाला इलाहाबाद में जीत गए, उनका प्रभाव रहे, लेकिन यहाँ पे जब लोगों से कनेक्टिविटी दूर हुई है, तब से इस तरह की अपील करनी पड़ी है, तब से इस तरह से लोगों के बीच में अब जाना पड़ा है। लोगों ने मेहनत की, लोग कह रहे हैं इस बात को कि भाई जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन आते हैं, उसके बाद में हमारे फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। अपनी अगर आप कहीं के जनप्रतिनिधि हैं, आपका स्वैच्छिक कोटा है, आप विधानसभा में आवाज़ उठाएं। अगर कोई जेन्युइन बात होती है तो मुख्यमंत्री को माननी पड़ेगी बात, नहीं मानेंगे तो बदनामी होगी इस बात की। अब कह रहे हैं कि हमने 600 करोड़ रुपये जारी कर दिया। 600 करोड़ रुपये बहुत छोटी सी अमाउंट है। अगर 1.5 लाख करोड़ का हरियाणा का 1 साल का बजट है, तो उसमें आप कह रहे हो कि 8 साल में हमने 600 करोड़ के काम करे। भाई क्या फ़र्क पड़ता है अगर कर भी दिए होंगे इतने, और वो दिखते भी नहीं है। कहीं पाइपलाइन में होंगे या कहीं अनाउंसमेंट होगी, कहीं और होगी। सुनने में आता है कि रेलवे के ब्रिजों के पैसे भी या कुछ और जो सब्सिडीज आई थी वो भी उसमें जोड़ रखी हैं। तो सरकार की तरफ से भी इनका रवैया बिल्कुल नकारात्मक है। सरकार से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जनप्रतिनिधि, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का हो, उसको मांगनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मांगना शायद कुलदीप जी के उसमें नहीं है। ये तो ये चाहते हैं कि मैं अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, शायद वो रहता है हमेशा। अंतरात्मा की आवाज़ तो जनहित की होनी चाहिए। अगर आप पब्लिक प्रतिनिधि अपनी सुनेंगे अंतरात्मा की, तो अपनी आवाज़ आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो फिर आपकी अंतरात्मा लोगों की अंतरात्मा होनी, जनता की होनी चाहिए। बहुत सारे काम ऐसे होने चाहिए जो मासिज के लिए हो, गरीब आदमी के लिए हो। सरकार की सारी योजनाएं आखिरी छोर तक जाएं। ऐसा नहीं है कि भाई जो आप खुद की अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते चले जाए, आपके खिलाफ तो ईडी की इंक्वायरी आ जाए, कोई और इंक्वायरी आ जाए। लेकिन सरकार जो योजनाएं बना रही है, कम से कम उसका लाभ गरीब आदमी को मिलना चाहिए, और वो आपके माध्यम से मिलना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हैं तो बहुत बड़ी बात है। सुरेंद्र आहूजा जी, काफ़ी देर से हमने बोला नहीं, लंबी यहाँ पे बहस हो गई अनिल जी के साथ। क्या लगता है आपको, जातीय समीकरण के हिसाब से कहाँ स्टैंड करते हैं? ऐसा नहीं, जातीय समीकरण कोई ज़्यादा असर नहीं डाल रहे, लेकिन फिर भी जो बात है उनकी अनिल जी ने कि एंटी इनकमेंसी का फैक्टर है जो बिश्नोई के खिलाफ ही है। दूसरी बात, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि पिछले कई चुनावों में इनको जो वोट मिलते रहे हैं वो सीएम बनने के नाम पे ये लोगों को बरकरार लेते रहे। तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमेशा सीएम बनने की बात करते हैं, लेकिन इस बार वो सीन है नहीं। इस बार जिला प्रधान का पद भी मुश्किल लग रहा है इनको, तो ऐसे भी सीएम वाली बात ही कर नहीं सकते। तो वोट जो इनको मिल रहे थे वो कुछ, दूसरा मुद्दा, एक मुद्दे बहुत हैं यहाँ पे, लेकिन आदमपुर की जनता के हिसाब से बदलाव का जो मुद्दा है ना, वो सब मुद्दों पर
हैवी हो रहा है इस बार। लोग यहाँ के बदलाव चाहते हैं कि एक बार हम इसको चेंज करके देखेंगे ताकि इसकी अकल ठिकाने आए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। अनिल सर कंक्लूड करें चीज़ें। बिल्कुल, देखिए हार जीत मैंने पहले भी कहा है होनी चाहिए। पॉलिटिकल आदमी के लिए दबाव रहना चाहिए किसी विपक्ष का या वहाँ के स्थानीय कैंडिडेट का कि कोई आदमी ऐसा है जो आपको हरा सकता है। वो आदमी जो समस्याएं हैं उनका सुध लेता है। लेकिन अगर आप लगातार जीतते चले जाएं तो आपका स्वाभाविक है, ये तो हमेशा हो जाता है। कोई हमेशा टॉप आता है क्लास में तो उसको एक घमंड हो जाता है। बिल्कुल, मैं ओझा जी की बात से एक से बिल्कुल डिसएग्री हूँ। यहाँ जाति का प्रभाव है। बहुत सारी वोट जो है वो कास्ट पर आधारित पड़ रही हैं। बहुत सारी वोटें ऐसी थी जो बीजेपी को बिल्कुल टूट के पड़ती थी। जब किसान आंदोलन था, जुलाई में हम यहाँ आए थे, उस टाइम कुलदीप जी ने इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन आज उनमें से कुछ वोटें उनका भी असर रहेगा कुलदीप से। और जब से कुलदीप जी उधर आए हैं तो कुछ वोटें जो उधर थी वो दूसरी साइड चली गई हैं। कुलदीप जी को यहाँ पर 3700 वोट मोमडन है, वो करते थे वोट, लेकिन अब वो सीधे कांग्रेस की तरफ आ गए हैं। बिश्नोई समाज जो है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, वो कह रहा था हम किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। जब से इनको टिकट मिली वो इधर आ गया। अच्छा, शुरू में अब एक बात कही थी आपने, वो चिमटी भी नहीं लगाने दे रहे थे। अब कितनी चिमटी में कितना असर? अब चिमटी में असर अब की बार इतना नहीं है जितना पहले रहा था। अब की बार खासकर युवा और जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए बिश्नोई थे या जो इनके परिवार से नाराज़ रहते थे लोग, वो पहले बोलते नहीं थे, जाति के नाम पर वोट डाल देते थे। लेकिन अब की बार वो खुल के मुखर होके, आप दीपेंद्र के प्रोग्राम देखें जो बिश्नोई बहुल गाँव में है, मोस्टली उनका जो खाना है या चाय की व्यवस्था है वो इनके ही घर पे है। और वो लोग सुनने भी आ रहे हैं और वो बात भी करने लग रहे हैं इस बात की, और कह रहे हैं कि भाई हमें विकल्प यहाँ तलाशना होगा। अगर कुलदीप जब तक इस परिवार यहाँ काबिज है तो नया विकल्प पैदा नहीं होगा यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं देखिए एंटी इनकम्बेंसी है, और वो किस तरह से है। चाहे यहाँ के सांसद ब्रजेंद्र सिंह लगा लीजिए, वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। उनके पिता हैं, वो यहाँ से नाराज़ हैं क्योंकि अभी तक आए नहीं, कुछ नहीं, एक फॉर्मेलिटी। और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं एक मुंह दिखाई के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं कि मुंह दिखा दिया, अपना काम होगा, फॉर्मेलिटी होगी, ख़त्म बात है। लेकिन बीजेपी जो है लगातार 2 चुनाव हार चुकी है। तीसरा ये चुनाव अब आया है आदमपुर का। बड़ौदा में कहीं ना कहीं बीजेपी हारी है, किसानों के मुद्दे पे हारी है। एलनाबाद में किसानों के मुद्दे पे हारी है। यहाँ भी बिश्नोई खेती करते हैं और किसान ही हैं। तो ऐसे में किस तरह से पासा पलटता है ये देखने वाली बात होगी। हर रोज़ समीकरण बदल रहे हैं। आज जो स्टैंड कर रहा है कहीं ना कहीं वो कांटे की टक्कर यहाँ पे नज़र आ रही है। अब देखना होगा किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। कल फिर मिलेंगे आपको इसी समय इसी जगह। नमस्कार।